हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ये एडवांस गाइड्स में सबसे पहला टॉपिक है, राइट। और मैं अपने बारे में बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो मैं यार एक रिएक्ट डेवलपर हूँ। ठीक है, और रूबी ऑन रेल्स पे भी काम किया है, रिएक्ट पे भी काम किया है और कुछ हद तक अभी नोड पे काम कर रहा हूँ, राइट। और इसके अलावा यार बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे को। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो आपको ये फायदा होने वाला है कि यार आप डेवलपर के साथ सीख रहे हो और आपको डेवलपर बनना है, मतलब आपके लिए तो एडवांटेज ही है, राइट। कोई बात नहीं, अभी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को समझने के लिए आपको इस डॉक्यूमेंटेशन को समझना पड़ेगा कि बेसिकली यार एक्सेसिबिलिटी के अंदर इन्होंने क्या क्या बातें की हुई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चीज़ को। ठीक, वाई एक्सेसिबिलिटी, सबसे पहले तो भैया वाई एक्सेसिबिलिटी करके इन्होंने क्वेश्चन उठा दिया। ठीक है भैया, एक्सेसिबिलिटी क्यों? ठीक है, एक्सेसिबिलिटी क्यों? तो वेब एक्सेसिबिलिटी ऑल्सो रेफर्स एज A11Y। A11Y भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लो। ठीक है, तो अगर आपको कहीं सुनने को मिला भाई A11Y तो मतलब समझ जाना कि हम वेब एक्सेसिबिलिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इज द डिजाइन एंड द क्रिएशन ऑफ वेबसाइट दैट कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन। Accessibility support is necessary to allow the assistive technologies to interpret web pages। ठीक है, अब accessibility का मतलब इन्होंने क्लियर कर दिया यहाँ पहली लाइन के अंदर ही। ठीक है, क्या भाई कि accessibility का मतलब क्या होता है? वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन, ठीक है, जो कि हर एक वेबसाइट, जो भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको हर एक को वो accessibility, मतलब आपको उन रूल्स को या फिर उन स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ताकि जो एक्सेसिबिलिटी सपोर्ट है नेसेसरी टू अलाउ द असिस्टिव टेक्नोलॉजीज टू इंटरप्रेट द वेब पेज। ठीक है, ताकि जो भी टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज़ कर रहे हैं आपके पेज को एनालाइज करने के लिए, आपकी वेबसाइट को समझने के लिए, वो अपनी काम कर सके और वेबसाइट को ज़्यादा अच्छे से आपको समझ सके। ठीक है, रिएक्ट फुली सपोर्ट द बिल्डिंग एक्सेसिबल वेबसाइट। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्ट है, रिएक्ट को आप जानते हो, रिएक्ट तो हम कर ही रहे हैं और रिएक्ट का बहुत एडवांटेज है, तभी भाई इतना ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। तो रिएक्ट वो कहता है कि भाई रिएक्ट जो एक्सेसिबल वेबसाइट बनाने के लिए फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो कुछ बचा के रखा हुआ है या फिर आप यहाँ से ऐसे वेबसाइट नहीं बना सकते जो कि वेब एक्सेसिबिलिटी जिसकी ना हो। ठीक है, वेब एक्सेसिबिलिटी का सिंपल सा मतलब, अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊँ तो यार देखो, वेबसाइट में बहुत सारी, एक वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, ठीक है, एक वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, एक वेबसाइट सभी स्टैंडर्ड्स पे खड़ी उतरे, ठीक है, उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे रूल सेट किए जाते हैं। ठीक है, कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, आपका कंटेंट इस तरीके से एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है, यूज़र कीबोर्ड के साथ चाहे तो आपके कंटेंट को एक्सेस कर सके, उसको माउस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अगर टच डिवाइसेस पे तो टच डिवाइसेस पे रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, एक वेबसाइट के बनने में तो, और वो सारी चीज़ें हैं क्यों? ताकि जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो सके, राइट। तो वही चीज़ है कि वेब एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी हमारे वेब में जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस की हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस में सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा WCAG। ठीक है, अब WCAG का क्या फुल फॉर्म है? वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। और वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कौन करता है? ठीक है, आपको जो एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक, और ये वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन आपको प्रोवाइड क्यों किया जाता है? ताकि आप एक ऐसा कंटेंट बनाएं, आपके एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि इन सभी वेब WCAG जो हमारी चेकलिस्ट है उन सबको फॉलो करे। ठीक है, अब इसका अगर आपको ओवरव्यू देखना है तो आप WCAG वेबसाइट चेकलिस्ट को यहाँ देख सकते हो, चेकलिस्ट को यहाँ देख सकते हो, इसके चेकलिस्ट यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ एक एक करके देखेंगे। ठीक है, WAIARIA क्या है? ठीक है, तो द वेब एक्सेसिबिलिटी, तो WAI जो हमारा इसका फुल फॉर्म हो गया वेब एक्सेसिबिलिटी इंटरेक्टिव। ठीक है, और दूसरा जो हमारा ARIA है उसका क्या मतलब हो गया? एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या, पता नहीं। ओके, तो सबसे पहले WAI का फुल फॉर्म क्या हो गया? वेब एक्सेसिबिलिटी इंटरेक्टिव। ठीक है, इंटरेक्टिव। और दूसरा हमारा ARIA का फुल फॉर्म हो गया कि एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट कंटेन द टेक्नोलॉजीज द टेक्निक टू फॉर बिल्डिंग द फुली एक्सेसिबल जावास्क्रिप्ट विजेट
अब ये जो हमारा है ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको ये प्रोवाइड करता है, ये स्टैंडर्ड आपको प्रोवाइड करता है कि आपको अगर एक फुली एक्सेसिबल वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जावास्क्रिप्ट विजिट बनाना है तो आप किस तरीके से बनाओगे और क्या क्या स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। नोट दैट ऑल RAIA, ठीक है, मतलब ऑल RAIA मतलब एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशन दैट HTML एट्रीब्यूट आर फुली सपोर्टेड इन द JSX, ठीक, जो कि HTML जो एट्रीब्यूट है वो हमारे JSX में फुली सपोर्ट होता है। whereas the most DOM properties and the attributes in the React are camel case, जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी रिएक्ट में जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं उसको कैमल केस में लिखते हैं, ठीक है, और दीज एट्रीब्यूट्स शुड बी द हाइपर केस्ड, और ये जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं वो हाइपर केस्ड होने चाहिए, आल्सो नोन एज द कबाब केस और लिप्स केस एंड एक्सेट्रा एज दे आर इन प्लेन HTML, ठीक। और जब हम उसका HTML की बात करते हैं तो HTML में वो किस केस में होते हैं, वो आपके कबाब केस या लिप्स केस में इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हम इनपुट केस की बात करते हैं, अगर हम अपना HTML में इनपुट की बात करें तो आप देखोगे कि इनपुट टैग हम इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इनपुट में टाइम डिफाइन करते हैं, एरिया लेवल डिफाइन करते हैं, और उसके बाद एरिया रिक्वेस्ट डिफाइन करते हैं, ट्रू और ऑन चेंज पे हम डिफाइन करते हैं कुछ ना कुछ फंक्शन जो हम करना चाहते हैं वैल्यू में, हम उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जो भी हमने वहाँ स्टेट में रखी हुई है, और नेम में हम उसका नेम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनपुट फील्ड्स बनाते हैं, राइट। अब यहाँ सिमेंटिक HTML की बात की गई है, तो सिमेंटिक HTML क्या मतलब, सिमेंटिक HTML इज द फाउंडेशन ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन द वेब एप्लीकेशन। तो सिमेंटिक HTML फाउंडेशन है वेब एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी का, ठीक है। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी की फाउंडेशन को फॉलो करना है तो सबसे पहले तो आपको जो HTML होना चाहिए वो जो आपको वेब एप्लीकेशन होना चाहिए वो सिमेंटिक HTML को यूज करे, ठीक है। आपको इस बात की श्योरिटी रखनी है, ठीक है। यूजिंग द वेरियस HTML elements to reinforce the meaning of the information in the website will often gives the accessibility for free, ठीक। यहाँ क्या बोला है कि जितने भी आपको डिफरेंट तरीके के HTML एट्रीब्यूट्स, HTML एलिमेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उनका यूज करना चाहिए ताकि आप अपने इंफॉर्मेशन जो भी आपने वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है अपनी वेबसाइट में उसको ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सके, ठीक है, ताकि आपका जो वेबसाइट है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सेसिबल हो, ठीक है। आप इस MDN HTML एलिमेंट रेफरेंस को फॉलो कर सकते हो इस चीज़ को समझने के लिए। समटाइम्स वी ब्रेक द HTML semantics and when we add div elements to or JSX to make our React code box, ठीक है। समटाइम्स काफ़ी बार आप लोग ये करते होंगे कि जो आप HTML की सिमेट्रिक है, ठीक है, उसको आप ब्रेक कर देते होंगे, जैसे कि आप div को ऐड करने के केस में हम अक्सर कर देते हैं JX के अंदर, ठीक है। तो React कोड हमारा वर्क तो करता है, बट स्पेशली व्हेन वर्किंग विद द लिस्ट, जब आप लिस्ट के साथ वर्क करते हो, जैसे अगर आप ऑर्डर लिस्ट की बात करो या अनऑर्डर लिस्ट की बात करो या जो DL है DL टैग की बात करो, ठीक, तो इन सब टैग्स की हम बात करें तो हाँ ये चीज़ें वर्क तो कर जाती है, बस HTML टेबल में हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम सारे के सारे जो टैग्स हैं उसको प्रॉपर यूज़ करें, ठीक है, और हम ब्रेक ना करें, ठीक है, जो HTML सिमेट्री है उसको ब्रेक ना करें। इन दीज केसेस शुड राइटर यूज React fragment to group these multiple elements together, ठीक है। हमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें जो React fragment है, React fragment को आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। React के अंदर React इंपोर्ट करते समय आप ये फ्रेगमेंट नाम का जो सेक्शन है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप सिर्फ React डॉट फ्रेगमेंट लिख के भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस दो एरो को जिस तरीके से आप ओपनिंग और क्लोजिंग टैग देते हो विदाउट दिस फ्रेगमेंट तो भी वो सेम कंसिडर होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। और इस फ्रेगमेंट का आप यूज कर सकते हो जो भी कंटेंट आप ले रहे हो उसको रैप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया, हमारा लिस्ट आइटम था, लिस्ट आइटम को हमने यहाँ लिया, राइट। तो इस लिस्ट आइटम को एज एन हमने प्रॉप्स पास करके इस जगह पे मतलब एज एन हमने इस पेरेंट के अंदर हमने इसको एज एन चिल्ड्रन लिया, ठीक है। तो क्योंकि इसका कंटेंट यहाँ बिल्कुल एक्सेस हो जाए, ठीक है, और ये किसी तरह का डिव ना बने, क्योंकि डिव बनेगा तो फिर ये क्या होगा, इस DL से बाहर हो जाएगा, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सिमेट्री को फॉलो नहीं करेगा। तो इंस्टेड ऑफ डिव की वजह अपने को फ्रेगमेंट का यूज करना चाहिए। फ्रेगमेंट क्या करता है कि किसी तरीके का नया डिव नहीं क्रिएट करता, सीधा का सीधा ये एलिमेंट उठा के यहाँ का यहाँ रख देगा, ठीक है।
मतलब इस डीएल के अंदर क्या आना चाहिए, dt आना चाहिए, dd आना चाहिए, तो सीधा डीएल के अंदर dt और dd टैग डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो यू कैन मैप द कलेक्शन ऑफ द आइटम ऑफ द एरे ऑफ द फ्रेगमेंट एंड यू वुड एनी अदर टाइप ऑफ द एलिमेंट्स एज वेल। बोला है कि आप किसी भी तरीके के कलेक्शन ऑफ आइटम्स को मैप कर सकते हो, ठीक है, और मैप करके आप उसका फ्रेगमेंट बना सकते हो और फ्रेगमेंट बना के आप उसको अपने यूज कर सकते हो। मतलब आप यहाँ देखो, ठीक है, अगर किसी तरह का प्रॉप्स है, प्रॉप्स के अंदर मेरा आइटम है और ये जो मेरा आइटम है, ये जो मेरा आइटम है एरे है, क्या है, ये एरे ऑफ आइटम्स है, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉप्स के अंदर किसी तरह का एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस एरे पे, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट में सीधा मैप लगा के उसको उसके हर एक एलिमेंट के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो मैं वही सेम काम कर रहा हूँ। ये जो आइटम है, आइटम नाम का एरे है, ठीक है, इस पर मैंने मैप लगाया, मैप के अंदर मैंने आइटम्स ले लिए और आइटम्स के अंदर मैंने क्या कर दिया, अब मैं इस आइटम के साथ जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, ये फ्रेगमेंट ले लिया एज इट इज। ये इसको हम जो हमने पढ़ा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब कंपोजिशन वाला, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ कंपोजिशन का यूज किया और कंपोजिशन का यूज करते हुए फ्रेगमेंट के अंदर ये वाले एलिमेंट्स पास कर दिए, ठीक है। तो ये जो हमारा कंटेंट है किसके अंदर चला गया, फ्रेगमेंट के अंदर चला गया, ठीक है, और फ्रेगमेंट इसके आउटर बॉडी बन गई, राइट। तो इस तरीके से इस फ्रेगमेंट को हमने क्या पास कर दिया, हमने इस फ्रेगमेंट को हमने की नाम दे दिया और इस की के अंदर हमने आइटम की आईडी पास कर दी और यहाँ हमारा dt और dd में जो हमारा इस आइटम के अंदर टर्म्स और डिस्क्रिप्शन थे उसको हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि अगर इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे को जो यहाँ से समझ में आता है वो क्या है, ये जो हमारा आइटम्स है ये हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मतलब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक, और अगर वो 10 भी ऑब्जेक्ट है तो ये एक फ्रेगमेंट बना रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस ग्रोसरी को कहीं जाके इंपोर्ट करूँ और सीधा रख दूँ तो अब ये बेसिकली क्या होगा, ऐसे बहुत सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है, एक के बाद दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं किसी भी एरे ऑफ एलिमेंट्स पे हमारा मैप फंक्शन लगा सकता हूँ और मैप फंक्शन से अपने जो भी काम करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ, ठीक है। सो व्हेन यू डोंट नीड एनी प्रॉप्स ऑन द फ्रेगमेंट टैग यू कैन यूज दैट शॉर्ट सिंटैक्स। अगर आपको किसी भी तरीके के प्रॉप्स की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आप सिंपल शॉर्ट सिंटैक्स का यूज कर सकते हो लाइक दिस। अगर आप यहाँ देखोगे तो अपन ने क्या किया होगा, अपन ने जो एरे है एरे को डायरेक्ट ले लिया है, ठीक है, और एरे को डायरेक्ट लेके हमने क्या कर दिया कि यार ये जो एरे है और ये हमारा बहुत सारे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि आइटम डॉट टर्म्स और आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन यहाँ डायरेक्ट निकाल लिया, ठीक, और इसको यहाँ यूज कर लिया, राइट। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। मगर अगर इस एरे के अंदर जो भी हम ये एरे निकाल रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो उस केस में मैं मैप फंक्शन का यूज करता हूँ, राइट। तो अब यहाँ हम एक्सेसिबल फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, लेबलिंग की भी सबसे पहले बात कर लेते हैं। एवरी HTML form controls such as the input and the text area needed to be labeled accessibly and we needs to provide the descriptive label that are also exposed to the screen reader। ओके, तो सिंपल सी बात बोली गई है यार, HTML में जो हमारा फॉर्म कंपोनेंट होता है, फॉर्म जब भी हम फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो फॉर्म के अंदर हम बेसिकली इन दो टैग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो टैग्स का यूज़ कर सकते हैं उसमें इनपुट टैग आ जाता है, टेक्स्ट एरिया टैग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनपुट टैग और टेक्स्ट एरिया टैग्स का यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ये भी ज़रूरी है कि वो एक्सेसिबिलिटी उसकी, वो जो फॉर्म की फॉर्म हमारा एक्सेसिबल हो, ठीक है। मतलब जो हमारा वेब एप्लीकेशन है, जो हमारे वेबसाइट पर आने वाले यूज़र है या फिर जो हमारे वेबसाइट पर आने वाला बोट्स हैं, ठीक है, जो हम हमारे कंटेंट को रीड करके वेबसाइट को समझने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इन लेवल्स का यूज़ करें, ठीक है। और लेवल्स का यूज़ करने से बेसिकली आप अपनी वेबसाइट की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हो, ठीक है। तो हमें मोर डिस्क्रिप्टिव लेवल यूज़ करना चाहिए ताकि हम अपने स्क्रीन रीडर को और जो हमारे बोट्स आ रहे होते हैं हमारी वेबसाइट पर उनको दोनों को ही अपने कंटेंट के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझा सके कि ये जो हमारा इनपुट फील्ड है या ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं किसके बारे में, ठीक है। ऑल्दो दीज स्टैंडर्ड HTML प्रैक्टिसेस कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन द रिएक्ट। ये जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं, अगर ये 3 तरह के प्रैक्टिसेस हैं जिसको आपको यूज़ करना चाहिए, हम तीनों के बारे में पढ़ सकते हो, तीनों ही लेवल के बारे में है, ठीक। W3 पे आप पढ़ सकते हो, वेब AIM पे पढ़ सकते हो, या पैसिलियो ग्रुप्स करके है, और यहाँ तीनों जगह कुछ लेवल के बारे, लेवल एलिमेंट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि कैसे करें, कैसे यूज़ करें, कैसे ना करें, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। और यहाँ रेट क्या कह रहा है कि यार हमने
रिएक्ट में इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया हुआ लेवल को, ठीक है। तो आप लेवल का यूज़ करो और आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक। रिएक्ट बहुत ही इन सभी स्टैंडर्ड्स को जो भी आपको दिए हुए हैं उसको फॉलो करता है, ठीक है। और अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, राइट। दूसरी चीज़ मैं बोला ये कि अगर आप HTML किससे कंपेयर करोगे तो HTML के रिएक्ट के अंदर हम HTML4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। रिएक्ट के अंदर हम लेवल के अंदर HTML4 का यूज़ करते हैं, मगर आप HTML में देखोगे तो हम सिर्फ यहाँ 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यार इस बात को बस ध्यान देना कि हम JSX के अंदर HTML4 का यूज़ करते हैं, ठीक। लेवल के अंदर कि ये जो लेवल है ये किसके लिए है, ठीक है। और HTML के अंदर हम 4 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है, ठीक है। नोटिफाइंग द यूजर ऑफ द एरर, अब यहाँ हम ऐसी बातें, हम यहाँ एरर के बारे में बात कर रहे हैं कि यूजर को किस तरीके, अगर किसी भी तरह का एरर है तो यूजर को दिखाना चाहिए, ठीक है। तो एरर सिचुएशंस नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय ऑल यूजर्स, ठीक है। एंड द फॉलोइंग लिंक विल शो यू हाउ टू एक्सपोज द एरर टेक्स्ट टू द स्क्रीन रीडर एज वेल, ठीक। तो सिंपल सी बात बोलेगी कि यार अगर आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, और कोई ना कोई यूजर है जो कि मान लो इस वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक। और इंटरेक्ट करते समय अगर उसको किसी तरीके की दिक्कत आ रही, वो कोई एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहा, या कोई पेज नहीं खोल पा रहा, या फिर उसने कोई फंक्शन यूज़ करना, कोई फंक्शन है आपकी वेबसाइट पे जो आपने दिया हुआ है और उसको यूज़ नहीं कर पा रहा, ठीक। तो उस केस में यूज़र को पता होना चाहिए कि यार किसी तरह का एरर आ रहा है, ठीक है। और उस एरर को आप टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो स्क्रीन रीडर के लिए, ताकि वो ये समझ जाए कि मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसके सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, बेसिकली किसी तरह का एरर है। और एरर ऐसा होना चाहिए कि वो पढ़ के समझ जाए कि हाँ भाई किसी तरह का एरर है और ये एरर है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए, हमने जो भी हमारा एरर है अगर हमारा है तो उसको यूज़र तो इस तरीके से उसको डिस्प्ले करना चाहिए ताकि यूज़र जो भी हमारा एंड यूज़र है उसको समझ सके, ठीक है। अब ये चीज़ें हम बात की फोकस कंट्रोल के, तो इंश्योरिंग दैट योर वेब एप्लीकेशन कैन बी फुली ऑपरेटेड विद द कीबोर्ड ओनली, ठीक। वही चीज़ बोलेगी जो मैंने आपको सबसे शुरू में बोला था कि सबसे ज़रूरी यही चीज़ है कि जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स में एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि जो भी आपका पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, या वेबसाइट है, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए मेरे को माउस का यूज़ करना पड़े, ठीक है। आपका पूरा कंटेंट इस तरीके का हो, ठीक, सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कीबोर्ड से ही सारी की सारी चीज़ें आराम से हैंडल कर सकूँ, ठीक है, और मेरे को और किसी चीज़ की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जांपल यहाँ कीबोर्ड फॉर फोकस एंड फोकस आउटलाइन की यहाँ बात कर रहे हैं। कीबोर्ड फोकस रेफर्स टू द करंट एलिमेंट्स इन द डोम दैट इज सिलेक्टेड एंड एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, ठीक। तो कीबोर्ड फोकस का क्या मतलब है? कीबोर्ड फोकस में हमें ये अलाउ होना चाहिए कि हम कीबोर्ड के थ्रू किसी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को फोकस कर सके, ठीक है, और जो भी उसके अंदर जो भी उसका फंक्शन है हम उसको ट्रिगर करा सके। वी सी इट एवरीवेयर इन फोकस आउटलाइन, और जो भी चीज़ फोकस में है उस पर एक आउटलाइन होना चाहिए ताकि पता चले कि हाँ भाई कौन सी चीज़ फोकस में है, जैसा कि आपको एक इमेज में दिख रहा है। ओनली एवर यूज CSS डेट रिमूव द आउटलाइन, ठीक है, और आप CSS का यूज़ करो ताकि जो आउटलाइन है आप उसको रिमूव कर सको, ठीक। फॉर एग्जांपल आउटलाइन इक्वल्स टू 0, अगर आप 0 कर दोगे सो इफ यू आर रिप्लेसिंग विद अनदर फोकस आउटलाइन इम्प्लीमेंटेशन, तो अगर कोई दूसरी चीज़ पे फोकस शिफ्ट हो गया कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तो आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो, जो आउटलाइन है आउटलाइन में 0 कर दो, तो इस तरीके से आप फोकस शिफ्ट को दिखा सकते हो, ठीक है। तो मैकेनिज्म टू स्किप टू द डिजायर्ड कंटेंट, ठीक। तो ये भी होना चाहिए कि हम डिजायर कंटेंट है उस पर अगर मैं स्किप करना चाहता हूँ, स्विच करना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कर सकूँ बहुत ही आराम से, ठीक है। Providing a mechanism to allow user to skip past navigation section in your application as the assistant and speeds up the keyboard navigation, ठीक है। तो बोला यही क्या बोल रहे हैं कि अपने को क्या करना है कि अपने को ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है अपने यूजर को, ठीक है, ताकि वो जो पास्ट नेविगेशन है, जो भी उसने पहले पेज खोले हुए हैं, ठीक है, वो उसको भी आराम से उन सेक्शंस को भी नेविगेट कर सके अगर वो चाहता है तो, ठीक। और ये सारा का सारा नेविगेशन हमारे कीबोर्ड नेविगेशन के थ्रू बहुत ही तेजी से होना चाहिए और हो सकता है, ठीक है। स्किप लिंक्स और द स्किप नेविगेशन लिंक्स आर द हिडन नेविगेशन लिंक्स दैट ओनली बिकम विजिबल व्हेन द कीबोर्ड यूजर्स इंटरैक्ट विद द पेज। स्किप लिंक्स या फिर स्किप नेविगेशन लिंक्स वो हिडन नेविगेशन लिंक्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी विजिबल होते हैं जब हमारा यूजर कीबोर्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, ठीक है। And they are very easy to implement with the internal page anchor text and some styling.
और इन चीज़ों को हम बहुत ही आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने इंटरनल पेजेस में, ठीक है, विद लिटिल बिट ऑफ स्टाइलिंग, ठीक। ऑल्सो यूज लैंडमार्क एलिमेंट्स सच एज रूल्स एंड द मेन असाइड, और बोला है कि आपको और लैंडमार्क एलिमेंट्स को भी यूज करना चाहिए, रूल्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेन को यूज करें तो मेन एलिमेंट दिखाता है कि यार ये हमारा मेन कंटेंट है। साइड्स को अगर आप यूज करते तो ये बताता है कि भाई हमारा कोई साइड वाला कंटेंट है, ये हमारा मेन पार्ट नहीं है, ठीक है। और सो डेमोन्स्ट्रेट द पेज रीजंस एंड द एसेसिटी ऑफ टेक्नोलॉजीज अलाउज यूजर्स टू क्विकली नेविगेट टू दैट सेक्शन, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा यूजर है, यूजर को हम क्विकली सही जगह पे नेविगेट कर सकते हैं अगर हम सही चीज़ों को फॉलो करें तो, ठीक है। प्रोग्रामेटिकली मैनेजिंग फोकस, ठीक। अब यहाँ हम बात करेंगे ओवर एप्लीकेशन कंटिन्यू मॉडिफाइंग द HTML DOM ड्यूरिंग रन टाइम एंड समटाइम्स लीडिंग टू कीबोर्ड फोकस बीइंग लॉस्ट or set to an unexpected element. In order to repair this, we need to magnetically nudge the keyboard focus in the right direction. For example, by resetting the keyboard focus to the button that opens a model window after the model window is closed. अब हम यहाँ बात ये कर रहे हैं कि यार अभी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो रिएक्ट का एप्लीकेशन है तो उसमें क्या होता है कि जो डोम एलिमेंट होता है वो कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द मैनी रीजंस, लाइक कि जो हमारा स्टेट हमारा चेंज होता रहता है तो उसकी वजह से जो हमारा कंपोनेंट है वो बार बार रीरेंडर होता रहता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा एलिमेंट है अपना फोकस लूज कर देगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी रेंडरिंग बार बार हो रही है, राइट। तो इस केस में अपने को क्या करना चाहिए हमें ये करना चाहिए कि हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हम प्रोग्रामेटिकली इस चीज़ को ध्यान दें कि जहाँ भी फोकस था वो उस फोकस पे दोबारा से शिफ्ट हो जाए हमारा। अगर किसी तरह का कंटेंट रेंडर हुआ और किसी तरह का फोकस हटा तो उसके बाद भी, ठीक है, या फिर विंडो कोई क्लोज हुआ तो क्लोज होने के बाद अगर वो ओपन हुआ तो उस जगह पे हमारा फोकस आ जाए, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ को हम रेफ का यूज़ करके कर सकते हैं हमारे डोम एलिमेंट के अंदर, ठीक है। और रेफ का यूज़ कैसे करना है आप थोड़ा सा यहाँ एग्जांपल दिया हुआ, आप उसको देख के समझ सकते हो। यूजिंग दिस वी फर्स्ट क्रिएट अ रेफ टू एन एलिमेंट इन द JSX कंपोनेंट। सबसे पहले हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं एक JSX एलिमेंट के लिए। जैसे कि हम यहाँ एक एलिमेंट या हम यहाँ इनपुट की बात करें तो इनपुट में मैंने क्या लिखा है कि दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये जो रेफरेंस है ये क्या है, ये इसको अब ये अगर मैं सिर्फ रेफ डॉट टेक्स्ट इनपुट लिखूँ, ठीक है, तो ये मेरा अपने आप ही इस इनपुट को फोकस कर लेगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई कि सबसे पहले तो मेरे को एक रेफ क्रिएट करना पड़ता है। रेफ के लिए मैं क्या करता हूँ, रेफ क्रिएट करने के लिए मैं लिखता हूँ क्रिएट डॉट क्रिएट रेफ, ठीक है। और ये मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और अगर मेरे को इसी को फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में करना है तो मैं ये यूज रेफ का यूज़ करता हूँ। तो यूज रेफ एक तरह का हो गया, राइट। सो अभी मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी बड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि इसको जल्दी खत्म करूँ, राइट। तो ऐसा ना हो कि आप लोग वैसे तो बोर हो रहे हो, मेरे को पता है, बट अगर आप इसको देख रहे हो, अब इसको इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को समझना चाहते हो तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो तो सबसे पहले हम यहाँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में मेरे को रेफ क्रिएट करना है। तो रेफ के लिए मेरे को क्या लिखना पड़ता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ, ठीक है। क्रिएट रेफ ये मेरा फंक्शन है तो उसको मैं कॉल करता हूँ। और ये जो मैंने दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट लिखा है, ठीक है, तो मतलब मैं इस टेक्स्ट इनपुट पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस मेरे इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस क्लास के अंदर मेरा टेक्स्ट इनपुट नाम का कुछ है, ठीक है। तो उसको टारगेट करो, ठीक है। तो टेक्स्ट इनपुट नाम का मेरे को जिस भी जगह पे इस टेक्स्ट इनपुट से रिलेटेड किसी चीज़ को टैग करना है, ठीक है, रिलेट करना है, मतलब उसके साथ जोड़ देना है। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं रेफ का यूज़ करूँगा इस तरीके से, ठीक है। और मैं वहाँ लिख दूँगा दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट। अब यहाँ देखो, यहाँ ये जो दिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ ये जो दिस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसे इनपुट को, ठीक है। टेक्स्ट इनपुट मतलब अब इसके साथ टेक्स्ट इनपुट जुड़ गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट को अब एक्सेस कर रहा हूँ तो अब ये सीधा जाए भैया मेरा रेफ कहाँ है, क्योंकि मैं क्रिएट रेफ का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जाकर ढूंढेगा कि अच्छा क्रिएट रेफ का यूज़ हो रहा है, ओके। तो अपना जो क्रिएट रेफ है, क्रिएट रेफ का फंक्शन कहाँ है, ठीक है, मतलब ये रेफ यूज़ कहाँ हुआ है, तो भैया रेफ तो यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो रेफ यहाँ यूज़ हुआ है, ठीक है। तो रेफ यहाँ यूज़ हुआ है तो टेक्स्ट इनपुट है, ठीक। तो टेक्स्ट इनपुट देखेगा भैया टेक्स्ट इनपुट साथ में है या नहीं है, तो टेक्स्ट इनपुट है भाई, ठीक है। तो मतलब ये बोलेगा कि ठीक है, तो ये जो टैग है ये इस वाले एलिमेंट के लिए यूज़ हुआ, ये इस एलिमेंट को टारगेट कर रहा है, ठीक। तो इसी की जगह अगर मान लो कि मैं एक
फिल इनपुट नाम का एक बना दो। मैंने बोला कि चलो दिस डॉट फिल इनपुट इक्वल्स टू रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ, ठीक है। तो मैंने एक से ज़्यादा 4-5 जितने बजे रेफ चाहूँ बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लो कि मैंने ये दिस डॉट क्रिएट इनपुट बनाया, ठीक है, और फिर मैंने वो वैसे ही लिख दिया जैसे मैंने इसको डिफाइन करना था, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ करके मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि चलो मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया, मैंने एक नया इनपुट बॉक्स बनाया और इस बार मैं क्या चाहता हूँ, उस टेक्स्ट इनपुट से इस वाले को फोकस करूँ, ठीक है, इस नेक्स्ट वाले को फोकस करूँ। तो मैं सेम करूँगा, रेफ लिखूंगा और रेफ के अंदर मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट, यहाँ टेक्स्ट इनपुट है तो मैं टेक्स्ट इनपुट ना लिख के टेक्स्ट एरिया लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ जो मैंने बनाया था, क्या बनाया था, दिस डॉट टेक्स्ट एरिया। तो अभी दिस डॉट टेक्स्ट एरिया अगर मैं सेम रेफर करूँ तो वो अब किसको टारगेट करेगा, इस नए एलिमेंट को टारगेट करेगा, ठीक है। तो आपको जिस भी एलिमेंट को टारगेट करना है आप इस यूज रेफ का यूज कर सकते हो, ठीक है, क्रिएट रेफ का यूज कर सकते हो और किसी भी नोड एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, राइट। तो यहाँ ये लिखा है कि यूज द रेफ कॉल बैक, हमने यहाँ रेफ कॉल बैक का यूज किया हुआ है, ठीक है, टू स्टोर द रेफरेंस टू द टेक्स्ट इनपुट फील्ड, ठीक है। तो हमने टेक्स्ट इनपुट फील्ड का रेफरेंस को स्टोर किया है इसमें, ठीक है। एंड द एलिमेंट इन दिस इंस्टेंट फील्ड ऑफ फॉर एग्जांपल दिस डॉट टेक्स्ट फील्ड, और हमने इसको टारगेट करने के लिए हम ये रेफरेंस कहाँ से ले रहा है, ये यहाँ से ले रहा है, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था रेफ का, ठीक। सो देन वी कैन फोकस इट एल्सवेयर इन द कंपोनेंट व्हेन नीडेड। तो अगर मेरे को किसी भी कंपोनेंट के अंदर अगर मेरे को इस रेफ को फोकस करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फोकस करने के लिए क्या करना है, फोकस लिखना पड़ेगा। फोकस नाम के इसके अंदर मैं सीधा लिख दूंगा दिस डॉट टेक्स्ट इनपुट डॉट करेंट डॉट फोकस, ठीक है। अभी करेंट जैसे ही मैं लिखता हूँ डॉट इनपुट, ये तो मेरा वो टैग हो गया, ठीक है, जिससे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं किस चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ। डॉट करेंट करने का मतलब हो गया कि यार डॉट करेंट हमेशा मेरे को दिखाना पड़ता है कि जो भी इसके साथ करंट एलिमेंट है उसको टारगेट करो, जो भी इस टैग के साथ करंट एलिमेंट है उसको टारगेट करो। तो करंट लिख के मैंने वो चीज़ कर ली, ठीक। और फोकस करने का क्या मतलब, अब मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ कि फोकस जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है उसको कॉल करो, ठीक है। और फोकस क्या करेगा, उस एलिमेंट को फोकस कर लेगा, ठीक है। जैसे आप किसी एलिमेंट किसी इनपुट बॉक्स पर क्लिक करते हो तो आपका जो ब्लिंक होने लगता है, ठीक है, जो कर्सर है वो ब्लिंक होने लगता है इस तरीके से, राइट। तो ये फोकस हो गया, तो वही चीज़ ये फोकस करेगी, राइट। तो समटाइम्स a parent component needed to set the focus to the element or the child component। कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो पेरेंट एलिमेंट होता है, पेरेंट एलिमेंट ये चाहता है कि अब वो चाइल्ड एलिमेंट है, चाइल्ड एलिमेंट पे फोकस कर सके, ठीक है। सो वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं एक्सपोजिंग द डोम रेफ टू द पेरेंट कंपोनेंट। तो हम ये पेरेंट कंपोनेंट जो रेफ है और रेफ को हम पेरेंट कंपोनेंट में रखेंगे। दो स्पेशल प्रॉप्स, एक स्पेशल जो हम प्रॉप्स बनाएंगे, ठीक है, चाइल्ड कंपोनेंट के लिए, और उस तरीके से जो हमारा रेफ है जो हमने पेरेंट कंपोनेंट में डिफाइन किया हो उसको हम चाइल्ड कंपोनेंट में पास कर लेंगे, ठीक है। और पास करने के बाद हम पेरेंट से उस चाइल्ड कंपोनेंट के उस नोड को कंट्रोल कर सकते हैं या रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी की जा सकती है और इस चीज़ को की जा सकती है। इसको दिखाने के लिए यहाँ हमारे दो फंक्शन बना दिए गए, ठीक है, सॉरी दो क्लासेस बना दी गई, क्लासेस नहीं मतलब सॉरी दो कंपोनेंट बना दिए गए। पहला कंपोनेंट हमारा ये है, दूसरा कंपोनेंट हमारा ये है पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पेरेंट नाम का हमारे कंपोनेंट ही दिखा रहा है कि भाई ये पेरेंट है और ये हमारा जो कस्टम टेक्स्ट इनपुट नाम का जो हमारा कंपोनेंट है ये हमारा चाइल्ड हो गया, ठीक है। और अगर आप ये देखोगे तो इस कंपोनेंट को हमने कहाँ कॉल किया है, इस कंपोनेंट को हमने यहाँ कॉल किया है और इसके अंदर मैंने पास किया है, क्या पास किया है, मैंने एक प्रॉप पास किया है, ठीक है। प्रॉप्स में मैंने इस प्रॉप का नाम क्या दिया हुआ है। अब ये नाम आप कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप इनपुट रेफ रखो, ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो आपने इनपुट रेफ नाम का एक वेरिएबल इसको कह सकते हो, तो आपने एक वेरिएबल पास किया हुआ, ठीक है। और इसके अंदर जो आपने वैल्यू स्टोर की वो क्या थी, दिस डॉट इनपुट एलिमेंट। और दिस डॉट इनपुट एलिमेंट को अगर आप देखो तो दिस डॉट इनपुट एलिमेंट को हमने यहाँ डिफाइन किया है, ठीक है, किसकी मदद से, क्रिएट रेफ की मदद से, राइट। अब यहाँ ये दिस डॉट इनपुट को हमने एक क्रिएट रेफ की मदद से डिफाइन किया है। तो हम इस वाले को यहाँ पास कर रहे हैं, किस में पास कर रहे हैं, हम इस चाइल्ड में पास कर रहे हैं, ठीक। तो इस चाइल्ड में मैंने अगर इसको यूज़ करना है तो सिंपल जैसे मैं वहाँ यूज़ कर रहा था, जैसे मैंने इसको यहाँ यूज़ किया सेम उसी तरीके से मैं उसको यहाँ यूज़ कर लूँगा। तो मैंने एक इनपुट फील्ड लिया और इस इनपुट फील्ड को मैंने टारगेट करना चाहता हूँ अपने पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू, ठीक है। इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं एक एलिमेंट है उसको टारगेट करना चाहता हूँ, मगर मैं टारगेट करना चाहता हूँ इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो उसको मैंने टारगेट करने के लिए ये जैसे प्रॉप्स पास कर दिया और उस प्रॉप्स को पास करने के बाद मैंने यहाँ इसको रेफ इक्वल्स टू प्रॉप्स डॉट इनपुट रेफ करके यहाँ यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये जो हमारा यहाँ एलिमेंट है, ठीक है,
ये जो हमारा हमने इस पेरेंट में डिफाइन किया है, ये टारगेट इसको कर रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट के इस इनपुट टैग को टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं दिस डॉट इनपुट एलिमेंट डॉट करेंट डॉट फोकस लिखूँ, कहाँ लिखूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो ये मेरा फोकस कहाँ करेगा, इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर करेगा। किसको करेगा, इस इनपुट को करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है और दोनों तरीके आपको दिखा दिया गया। पहले आपको एक दूसरा एग्जांपल दिखाया गया, फिर दूसरा एग्जांपल दिखा गया, और मेरे को लगता है इससे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है और किस तरीके से रेफ हमारा काम करता है, ठीक है। सो व्हेन यूजिंग दैट HOC, जब आप एक HOC हायर ऑर्डर कंपोनेंट को यूज करते हो, एक्सटेंड कंपोनेंट को, सो इट इज रिकमेंडेड टू फॉरवर्ड द रेफ टू द रैपिंग कंपोनेंट यूजिंग दैट फॉरवर्ड रेफ फंक्शन, ठीक है। सो HOC कंपोनेंट में अगर आप रेफ को यूज़ कर रहे हो तो ये रिकमेंड आपको किया जाता है कि आप वहाँ फॉरवर्ड रेफ नाम का फंक्शन का यूज़ करो रिएक्ट के अंदर, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी HOC डज नॉट इम्प्लीमेंट रेफ फॉरवर्डिंग, अगर जो हमारा जो थर्ड पार्टी हायर ऑर्डर कंपोनेंट है वो अगर रेफ फॉरवर्डिंग का इम्प्लीमेंट नहीं करता, सो द अबव पैटर्न कैन स्टिल बी यूज्ड एज अ कॉल बैक। तो अब आप पैटर्न को आप स्टिल कॉल बैक की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये यहाँ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको जब आगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या है, हम यहाँ फॉरवर्ड रेफ की जो फंक्शन है ये क्या करता है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें आगे पढ़ने वाली बात है। तो यहाँ आपको जस्ट इन ब्रीफ दे दिया गया है, ठीक है। सो अ ग्रेट फोकस मैनेजमेंट एग्जांपल इन रिएक्ट ARIA मॉडल, ठीक है। तो एक ग्रेट जो फोकस मैनेजमेंट एग्जांपल है, आप इसको यहाँ देख सकते हो। सो दिस इज रिलेटिवली रेयर एग्जांपल ऑफ द फुली एक्सेसिबल मॉडल विंडो। तो एक फुली एक्सेसिबल मॉडल विंडो का एक रेयर एग्जांपल है, ठीक है। नॉट ओनली डज इट सेट द इंटरनल फोकस ऑन द कैंसिल बटन, ये सिर्फ इतना ही नहीं, कैंसिल बटन पे ही सिर्फ इंटरनल फोकस नहीं करता, जबकि प्रिवेंट करता है, साथ में ये भी प्रिवेंट करता है कि जो कीबोर्ड यूज़र है वो एक्सीडेंटली सक्सेस एक्शन को ट्रिगर ना कर दे, ठीक है। एंड ट्रैप कीबोर्ड फोकस इनसाइड द मॉडल, और इस एट द सेम टाइम जो कीबोर्ड फोकस है उसको अपने मॉडल में ट्रैक भी कर रहा होता है, एंड आल्सो रेफर्स द फोकस बैक्स टू द एलिमेंट दैट इनिशियली ट्रिगर्स द मॉडल। और एट द सेम टाइम वो क्या करता है कि ये हमारा एलिमेंट जो हमारा सबसे पहले इनिशियली जो हमारा एलिमेंट था जो कि फोकस था, उस पर दोबारा से बाद में फोकस भी कर लेता है इस मॉडल में, ठीक है। नोट अपने आपको यहाँ दिया हुआ है, क्या आपने नोट दिया, वाइल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसिबिलिटी फीचर, क्योंकि ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसिबिलिटी फीचर है। सो इट इज ऑल्सो अ टेक्निक दैट शुड यूज जुडिशियली। सो आपको इस टेक्निक को बहुत ही कॉशियस और बहुत ही सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अब एबिलिटी पता चल गई, आपको पता चल गया कि भाई रेफ को हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आप उसको जहाँ मर्जी वहाँ यूज़ करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि कहाँ इसको यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ यूज़ करना चाहिए वहाँ यूज़ करो, जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ मत करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। यूज़ इट टू रिपेयर द कीबोर्ड फोकस, आप इसको कीबोर्ड फोकस को रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। व्हेन इट इज़ डिस्ट्रक्टेड, जब आपका जो कीबोर्ड फोकस है हट जाए तो। Not try to and anticipate how the users want to use your application, ठीक है। और इसको बहुत ज़्यादा उस तरीके से यूज़ करने की कोशिश ना करो कि यूज़र किस तरीके से इस आपके एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करना चाहता है, किस तरीके से यूज़ करना चाहता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसका यूज़ ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो आप इस रेफ टैग का वहाँ यूज़ करें जहाँ एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और जहाँ इसके बगैर काम नहीं चल सकता, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और मुझे लगता है ये वीडियो अभी तक काफ़ी लंबी हो चुकी है, और जो बाकी जो आधा कंटेंट हम कवर कर चुके हैं और आधा कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार बाय, राइट, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तब तक यार ख्याल रखो। मैं भी जानता हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा बोर कर दिया होगा यार, मगर देखो रिएक्ट में या वेब डेवलपर में अगर आप वेब डेवलपर हो तो आपको सारी चीज़ जानना ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस रख के सीखें, समझें, ठीक है। और पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है वेब डेवलपमेंट में, क्योंकि सारा पेशेंस का खेल है, राइट। तो अभी के लिए यार इस वीडियो को बंद करता हूँ, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टाटा।